नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक कर रहे हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ाइए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको सीधे मिले। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं ज्योति जी का। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। और आज जी दशहरा है, तो बहुत सारे रावणों पर जीत का पर्व भी हम मनाते हैं। अपने मन के रावण का भी, मन में भी कुछ हमारे बुराइयां होती हैं और बाकी समाज में जितने भी रावण हैं, उन पर जीत का भी दिवस है। बिल्कुल। दो और लोगों के लिए ये दिन जाना जाता है 2 अक्टूबर का, और शास्त्री जी उनको प्रणाम करते हैं। और दूसरे को तो जबरिया इस देश का बाप बना दिया गया है, राष्ट्रपिता बना दिया गया है। खैर, उनको भी कर लेते हैं। नमन। लेकिन विजयदशमी की इस शुभकामनाओं के साथ आप सबका मंगल हो। नवरात्र के 9 दिन की शक्ति आराधना के बाद आज विजय दिवस, और विजय दिवस और दशहरा इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि 100 साल की उम्र का हो गया, इससे बड़ा गहरा नाता है। ये वीडियो जो आपके बगल में चल रहा है दर्शकों, ये वीडियो कल नई दिल्ली में जो आरएसएस ने अपना 100वां साल मनाया और प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान उसका जिक्र किया, और उसके अच्छे तरीके से उन्होंने मायने भी बताए। कल जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हम सबने देखा कि किस तरीके से वहां पर सिक्का, डाक टिकट, ये सब भी जारी किया गया प्रधानमंत्री द्वारा, और उसके बाद प्रधानमंत्री का उद्बोधन और राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसकी क्या क्या योजना रही, क्या क्या भूमिका रही, इस सारी चीजों पर बड़ी डिटेल से बात हुई। लेकिन जैसा कि ज्योति जी आपने कहा कि तमाम रावण बहुवचन के रावण, खैर मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता, लेकिन उसके बाद बड़ा जबरदस्त आगजनी हो गई साहब। और ये आगजनी हुई कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेसी इकोसिस्टम के खेमे में। कभी मैंने बैक टू बैक इतना तगड़ा फायर करते हुए ट्विटर पर, हालांकि कांग्रेस सबसे ज्यादा अगर सक्रिय है और सबसे ज्यादा अगर उसकी तेजी दिखाई देती है, शक्ति दिखाई देती है, तो वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर ही दिखाई देती है, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है। ज्योति जी, कल दबादब 7 एक्स पोस्ट कांग्रेस के हैंडल से, और वो सातों के सातों आरएसएस पर, आरएसएस ये, आरएसएस वो, आरएसएस ऐसी, आरएसएस वैसी। मतलब जिसको कहते हैं ना कि डिसेंट्री हो जाना है, दर्शक समझ सकते हैं क्या डिसेंट्री है। तो ये नफरत, और नफरत के अलावा अब जो छाती पर मूंग दली जा रही है, और आरएसएस 100 साल की उम्र होने के बाद, 100 साल का न रहते हुए जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी में जेनजेट के बीच, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनजेट के बीच, उधर तेलंगाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जेनजेट के बीच, और तो और जेएनयू में पथ संचलन और तमाम एक्टिविटियां, जयपुर यूनिवर्सिटी में अगर एनएसयूआई ने मंच पर आके कुछ अभद्रता की तो उनकी लाठियों से बड़ी परंपरागत ढंग से भारतीय अंदाज में सेवा भी हुई। एक तरफ 100 साल का संघ, दूसरी तरफ जेनजेट से उसका जुड़ाव, ये एक ऐसा सांस्कृतिक परिवर्तन है जो मुझे लगता है कि अब बिल्कुल फिट बैठता है आरएसएस जब ये कहती है कि हम एक सांस्कृतिक संगठन हैं। दूसरी तरफ आरएसएस इस भारत में एक इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में 80 के दशक में आई भारतीय जनता पार्टी। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग कहते हैं रिमोट इधर है, रिमोट उधर है, लेकिन साहब अब 2014 से जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन इस देश में चला है और जो राष्ट्रीय क्रांति हुई है, उस क्रांति का जो एक फुटप्रिंट है, वो अब इतना लंबा बनता जा रहा है कि कांग्रेस के उस 7 बैक टू बैक फायर का मतलब समझ में आता है। अब कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, ज्योति जी, आरएसएस से नफरत करे कौन पूछ रहा है, नफरत ना करे तो भी कोई नहीं पूछ रहा। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसलिए हम इस पर सफाई सुफाई नहीं देने वाले, और सफाई देने की क्या आवश्यकता है। आरएसएस की भारत निर्माण में जो भूमिका है, क्या केवल एक खानदान का नाम आगे रहे, इसकी वजह से न सिर्फ राष्ट्रीय नायकों को जो कि खुद कांग्रेस में रहे, पटेल साहब जैसे और तमाम लोग, इसके अलावा ऐसा कोई धरा पर संगठन जो कि भारत के निर्माण में काम कर रहा हो, उसको केवल एक खानदान
में कहीं दाग न लग जाए, कुछ छोटे न हो जाएँ वो, इसके लिए हमेशा किया गया। और रही बात डीएनए की, तो डीएनए भी ज़रा चेक करा देते हैं, कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। जो दर्शक इस तस्वीर को नहीं पहचानते हैं, तो साहब ये कांग्रेस के पितामह हैं, कांग्रेस के संस्थापक हैं। अब आप डीएनए यहाँ से देख लीजिए, एओ ह्यूम साहब। लेकिन आरएसएस का डीएनए, आरएसएस का डीएनए ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। बताइए कौन भारतीय है, किसका डीएनए सनातनी है, किसका डीएनए भारतीय है? आरएसएस का। और निश्चित तौर पर भाजपा कहती हो कि नहीं नहीं हम स्वतंत्र हैं। हाँ, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप अपने राजनीतिक गतिविधियों में भाजपा स्वतंत्र है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी आरएसएस से आती है। और इसको स्वीकार करने में मुझे लगता है कि गर्व होना चाहिए, गर्व के अलावा और कुछ नहीं होता। क्या कहेंगे? हाँ, आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की और बहुत ही वास्ट की है और इसमें बहुत सारे हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। पहले आपने जेन ज़ी की बात की, फिर आप हम आरएसएस पे आए हैं और थोड़ा-सा भाजपा को भी टच किया है। तो जेन ज़ी की जो मानसिक रूप से जो परिवर्तन अभी हम देख रहे हैं, वो ये है कि ये वाली जो जनरेशन हमारी जिसको हम जेन ज़ेड कह रहे हैं, है ना? तो एक्स भी थी, वाई भी थी और अब ज़ेड है, ठीक है? तो ये जो तीनों हैं, एक्स वाई थोड़ा-सा कहना चाहिए कि वो कन्फ्यूज़ रही। वो कन्फ्यूज़ कहाँ रही? क्योंकि उनके पास एक ही तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही थी। उनके पास दोनों साइड से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। हुआ ये कि जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वन साइडेड इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हमारी सोच वैसी ही बनी। हमारे से पहले की जो 2 पीढ़ियाँ रहीं, वो उसी सोच से चलती रही कि भई अ, हम लोग स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता में जो बड़े चेहरे सामने आए, उन्हीं का महिमामंडन हुआ, उन्हीं के ऊपर साहित्य लिखे गए, लिटरेचर लिखे गए। इवन यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम्स हों या कैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उनमें क्वेश्चन्स भी वैसे ही आते थे, वही सिलेबस था। उसी तरह की मानसिकता लेकर टीचर्स पढ़ाते रहे, इतिहासकार पढ़ाते रहे। कैसा हुआ क्या कि वही हमने बचपन से पढ़ा, वही बड़ी क्लासेस में पढ़ते रहे, मास्टर्स उन्हीं में हो रही थी, डिग्री पीएचडी तक उनमें हो रही थी। तो वो एक मस्तिष्क उसी प्रकार का हम सबका बना, तो हम उसके खिलाफ सोच ही नहीं सकते थे, हमने दूसरा पक्ष देखा ही नहीं कभी। अब क्या हुआ है कि 2014 से जो जागृति की बात या स्वतंत्रता की बात है, वो स्वतंत्रता विचारों की हुई है। मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि स्वतंत्रता विचारों की हुई है। बहुत सारे जो पक्ष थे, जो हमारे सामने नहीं आ पाए थे, वो हमारे सामने आ गए हैं। जब वो पक्ष हमारे सामने आए तो हमने उनको कंपेयर किया। वो कैसे आए? वो इन्फॉर्मेशन के साथ आए, वो डेवलपमेंट के साथ आए, जिसको हम विकास की राजनीति भी कह रहे हैं कि विकास होता है, कैसे होता है? बहुत लोग पूछते हैं कि विकास कहाँ हुआ? मैं मैं वही कहती हूँ कि जब जब हाथ में इंटरनेट सस्ता हुआ, जब हम ये बात बोल पा रहे हैं इंटरनेट में बैठ के, जितने भी लोग हैं, कांग्रेसी हों या किसी भी विचारधारा के लोग हों, अगर उनके हाथ में सस्ता फ़ोन, सस्ते डेटा के साथ है और वो गालियाँ भी लिख रहे हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो गालियाँ लिख पा रहे हैं। अपनी सरकार को गाली लिख पा रहे हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता किसने दी है? ये स्वतंत्रता 14 के बाद मिली है। उसको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता पे मतलब मुझे तो दुःख होता है कि वो इतने किए को भी नहीं मान सकते। फ़ोन किसी के हाथ में नहीं था, अब चलिए, उसमें क्या हुआ कि उसमें इन्फॉर्मेशंस दोनों पक्षों की आई, सभी ने डाली। आज की जो जनरेशन है, जो अब ज़ेड जनरेशन आ गई है, इसके पास सारा कुछ डेटा है। इसके पास सारा डेटा है, ये दोनों पक्षों को देखती है और बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आज के, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक व्यक्ति या एक विचारधारा को लेके किसी को फॉलो करेंगे, वो ऐसे नहीं है। वो एक क्योंकि क्या है देखिए स्वतंत्रता जब हुई थी तो एकदम ना अभिभूत थे। हमारी जो जनता थी वो बहुत अभिभूत थी कि इन्होंने हमें स्वतंत्र कराया, ये हुआ। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। भुखमरी ही मिली, अकाल ही मिले और बहुत सारी ऐसी स्थितियां रही भारत की कि अनाज तक हम लोगों को कुछ दिन खाना है, कुछ दिन नहीं खाना है की स्थिति थी। आज की तारीख में कल्पना भी नहीं की जा सकती उस समय की कि जो आज का जेनज़ी है या हमसे पिछली पीढ़ी के लोग भी जो या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या वो बरगलाते हैं, वो बताना नहीं चाहते कि उन्होंने कितने कष्ट सहे थे। वो कष्टों का बहुत समय था, थोड़े बहुत हमने भी देखे। लेकिन बात ये है कि उन चीज़ों को अगर हम नहीं बोलेंगे आज के अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चे एक उसमें रहेंगे कि ठीक है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा इतिहास कहाँ था। मैं तो कह रही हूँ सिर्फ 47 से आगे का इतिहास देखो।
किस तरह से हमने ग्रो किया है और किस स्पीड से हम 14 के बाद ग्रो कर रहे हैं, उस स्पीड में फर्क है। कुछ लोग कहते हैं क्या बांध नहीं बने, क्या नहीं, क्या हॉस्पिटल नहीं, एम्स हम नेहरू जी ने बनाया, जेएनयू उन्होंने बनाई, ठीक है, एक एक चीज थी ना। आज 14 चीजें हैं, तो है ना, 20 चीज हैं, इतने एम्स हैं, और है ना, तो वो उस डेवलपमेंट को सिर्फ आप 10 या 11 ईयर्स में देख के कंपेयर करेंगे तो बहुत स्पीडी वो हुआ है, कहते हैं ना स्पीडी रिकवरी हो रही है। एक व्यक्ति जो डायल उसमें पड़ा हुआ था वेंटिलेटर पे, उस तरह से हमारा देश की स्थिति कर रखी थी। ये लोग सिर्फ उतना ही कार्य करते थे जितनी भर की इनको जरूरत थी। ऐसे तो अंग्रेज भी ट्रेन चला के गए थे, तो माने कि अंग्रेजों ने जो है ट्रेन चलाई थी तो भारत के डेवलपमेंट के लिए चलाई थी, या अंग्रेजों ने जो भी चीजें, जो भी संस्थाएं बनाई, क्या वो हमारे लिए बनाई थी? नहीं, वो उनको जितना कार्यभार था उन्होंने वो बनाई थी। आज हम उस चीज की, मैं एहसानमंद नहीं हूं अंग्रेजों की, तो हम एहसानमंद होके आंख बंद करके नहीं बैठ सकते कि नहीं कांग्रेस ने हमारे लिए किया। ठीक है, कुछ लोगों को उस समय बहुत ज्यादा फायदे हुए होंगे जो आज भी उनके गुलाम बने हुए हैं। अब आपने बोला कि जेनजी का जो वो है, हमें वो दिख रहा है, पक्ष भी उनका नजर आ रहा है कि वो किस तरफ खड़े हैं। एक्चुअली वो समझ गए हैं, उनके पास दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन है और वो ये जान रहे हैं कि उनको किसी आग में झोंका जा रहा है और उस झोंकने की कोशिश की जा रही है। और हमारी जो जनरेशन है नई, वो उस तरह के बच्चे हैं भी नहीं कि आप उनको उकसाएंगे और वो चल पड़ेंगे मशाल लेके। उस तरह से वो नहीं जाने वाले हैं। वो पहले इन्फॉर्मेशन खंगालेंगे, लेंगे, फोन में देखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आपस में ग्रुप्स हैं, उनको कहीं इकट्ठा होने की भी जरूरत नहीं है और वो अपना माइंड प्रिपेयर कर लेंगे कि हमें क्या करना है। कोई नहीं निकलता है सड़क पे। निकलता कौन है? निकलते वो हैं जिनको जबरदस्ती, जो इनके गुलाम हैं, जो जबरदस्ती निकल रहे हैं, उनको कोई अपने मन से, अपने घर से उठ के 50 लड़के या 100 लड़के नहीं आ रहे हैं। वो ही आ रहे हैं जिनको आह्वान करके सोशल मीडिया के थ्रू बुलाया जा रहा है कि जेनजी आइए, स्टूडेंट्स आइए, छोटी पैंट आइए, फलाना आइए। इस तरह के लोगों को जब वो फिर भी नहीं आए, तो कुछ साजिशें कर कर के उनको जबरदस्ती इन्वॉल्व किया गया। और देखिए, ये जो शातिर लोग हैं, जो इनके नेता हैं, उन पे कोई केस नहीं लगता। शातिर लोग जो हैं, उन पे कोई केस नहीं लगता। पिट कौन रहा है? पिट वो रहा है जिसको तुमने उकसा के निकाल दिया कि आप इस अल्लाह के नाम पे आओ, इसके नाम पे आओ, मजहब के नाम पे आओ, इसके नाम, सबके नाम पे बुला लिया, पिटवा भी दिया। आपने उनको दिया क्या? आपने उनको क्या दिया? अगर मैं कह रही हूँ कि वो कोई भी जनरेशन थी, उसको आपने पिटवाया ना, आप कैसे नेता हो? और ऐसे लीडर्स को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब अज्ञानता है उनमें। जो सड़क पे निकला वो अज्ञानी ही है। आज की तारीख में जिस जिस युवा के पास इंफॉर्मेशन है, जो पढ़ना लिखना हिंदी इंग्लिश सब जानता है, वो बाहर नहीं आएगा सड़कों पर। और यही जो हम लोग आपस में बात भी करते हैं कि 14 में हमने तो सरकार हमने बदल दी थी, लोकतांत्रिक रूप से हमने सरकार बदल दी थी। तो हमारे यहाँ जो सरकार पलटने की कोशिशें होती हैं, इस तरह का व्यवहार हिंदू राष्ट्र में कभी नहीं रहा। किसी भी राज्य में, किसी भी राजाओं के जमाने से कभी सत्ताएं पलटने का कल्चर नहीं रहा। तो भारत का कल्चर तो इस तरह का रहा नहीं है। उसी तरह से जब नेपाल में हुआ तो लोगों ने ये करा, इस तरह की कोशिश की, इस तरह के कमेंट्स लिखे सोशल मीडिया पे, बड़े नेताओं ने लिखे कि यहाँ भी ऐसा हो सकता है, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन 2 दिन बाद वहां की जो जेनजी थी, उस जेनजी ने क्या कहा कि हमें तो भारत मोदी जैसा नेता चाहिए। तो मोदी जैसा नेता पाने के लिए उन्होंने वहां की सत्ता पलटी। और जी। क्योंकि भारत ने 14 में ही मोदी को लाने के लिए सत्ता पलट ली थी, तो यहाँ हो चुका है, यहाँ जब सारे बल्ब फ्यूज हो गए, सब फ्यूज हम्म, हो गए, तो ये जगह जगह उन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये वहां पर कुछ कारपेट्स उखाड़ के अपने लोगों को खड़ा करके प्रेजेंट कर रहे हैं और उन्हीं को पिटवा रहे हैं। तो बिल्कुल। मेन घटना तो ये हो रही है इस टाइम। बिल्कुल। अच्छा, मैं फिर एक बार 100 साल वाले आरएसएस की तरफ ले चलता हूँ। मैं चूँकि एक रचनाकर्मी हूँ, तो मैं कल्पना करता हूँ कि एक 100 साल के बुजुर्ग और उनका गजब का रिश्ता जेन-ज़े के साथ 18 साल, 20 साल, 25 साल, ये संस्कार में दिख रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास आधार है, यूनिवर्सिटियों के चुनाव। यूनिवर्सिटी के चुनाव किसी के लिए महत्व रखते हो, न रखते हो, लेकिन राहुल गांधी उनके इकोसिस्टम के लिए बड़ा महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि जेन-ज़े वहीं से निकल के आता है। जेन-ज़ेड का जो उनका कॉन्सेप्ट है, वो वहीं से निकल के आता है। आप आखिर कौन-सा पैमाना तय करेंगे? तो ये एक आधार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस ने कल हमला किया है, जिसको आप कह सकते हैं कि किसी के यहाँ शादी हो, किसी के यहाँ कोई मंगल हो, किसी के यहाँ कोई अच्छी बात हो, और मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, आप जाके वहां पर सुलभ शौचालय जैसी कोई हरकत कर दें, है ना? बिल्कुल 7 ट्वीट ऐसे ही थे, सातों पोस्टें ऐसी ही थी। मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो कहते हैं हमारे पास आइडियोलॉजी है, कौन सी आइडियोलॉजी आज तक नहीं दिखाई देती। उनके साथ जो लिविंग रिलेशनशिप में सत्ता में रहे 1947 मतलब 1947 से पंडित नेहरू के समय से लिविंग रिलेशनशिप में बोल रहा हूँ, वो रही है लेफ्ट। लेफ्ट का साथ उनका गजब का रहा है कॉम्बिनेशन। तो आज अगर कोई ये कहे कि साहब कांग्रेस बिल्कुल लेफ्ट हो गई है, तो अरे साहब ये तो पैदाइशी लेफ्ट है, अल्ट्रा लेफ्ट पंडित नेहरू। अब आरएसएस एक आइडियोलॉजी, भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी, दोनों की अलग-अलग आइडेंटिटी, दोनों के अलग-अलग काम, है ना? लेकिन सवाल ये होता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा दुश्मन कौन? आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि राहुल गांधी थूक के चाट रहे हैं, कभी वो आरएसएस पर और कभी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। आज आखिर क्या ऐसा दिख गया है कि शत्रुता, नफरत की ये स्थिति है कि आप तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको भाजपा से लड़ना है कि आरएसएस से लड़ना है। आरएसएस चुनाव तो लड़ती नहीं। कांग्रेस, कांग्रेसी इकोसिस्टम और लेफ्ट लिबरल गिरोह का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी या आरएसएस जो उसका मातृ संगठन है और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को जीती है, भारतीयता को जीती है। तो कांग्रेस की लड़ाई भारत से है, भारतीयता से है, भारत राष्ट्र से है या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी से? सर देखिए, कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी नहीं है। एक बात, जैसा कि इनके अंदर अंदर खुद ही फूट है और बहुत तरह के इनमें अंदर अंदर ही काफी मतभेद चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम ये मानेंगे तो जो राहुल गांधी है वो ही कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है ना, आरएसएस आरएसएस इनको भाव देती है, ना इनके वो आरएसएस अपना कार्य करती है और बीजेपी अपने विकास कार्य या जो भी राजनीतिक कार्य हैं वो अपना करती है। वो इनकी तरफ लुक भी ना दे अगर ये अराजक तरह की चीजें मतलब सड़कों पे या कि सोशल मीडिया पे ना करें, तब इनको जवाब देने आना पड़ता है। अदरवाइज दोनों जो है वो अपने संगठन अपने हिसाब से अपना कार्य करते हैं, तो उनके कार्य में वो रिफ्लेक्ट भी होता है। अब बात आती है, आपने एओ ह्यूम की फोटो दिखाई थी, आपने डीएनए दिखाया था कि डीएनए कहाँ से है। अब देखिए, मैं आपको बस छोटी सी एक बात बताऊंगी कि जब देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, तो कौन सी पार्टी स्वतंत्र करा रही थी? जो अंग्रेजों की ही बनाई हुई पार्टी थी। ठीक है, तो हम एक गोद से निकल के हमें दूसरी गोद में बैठा दिया गया और ये कहा गया कि ये पंडित हैं, पंडित जी इसके वो हैं। और पंडित जी, पंडित नाम क्यों लगाया गया? मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि जिस तरह से आज नकली गांधी सरनेम का यूज हर व्यक्ति कर रहा है, जो शायद वो पैदाइशी गांधी ना होकर भी, उसी तरह से ये कल्चर जो चलता आ रहा है कि पंडित लगाया गया। पंडितों के कौन से गोत्र से वो थे, कहाँ थे, क्या उनका निकास था? जो चीज आज तक दबी और छुपी है, उसको मैं कैसे मान लूं कि वो ब्राह्मण थे? मैं नहीं मान सकती। हर ब्राह्मण के अपनी सातों पीढ़ियों का पता होता है कि मेरे दादा परदादा कौन थे, मुझे पता है राहुल कि मैं राहुल बताते, अरे राहुल दत्तात्रेय अपना गोत्र बताते हैं, आप ऐसे कैसे? नहीं, खाली हम किसी का मुझे तो कुर्ते कुर्ते के आज ऊपर मुझे जनेऊ पूरा दिखाते हैं, फिर भी आपको भरोसा नहीं, नहीं है, मुझे शक कुर्ते के होता है। ऊपर नहीं, मुझे जनेऊ बिल्कुल, दिखाते हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आज देखिए, हमको अपने सरनेम लगाने में गर्व होता है। हम किसी भी कास्ट के हों, हमें गर्व होता है। आप जब अपना सरनेम छोड़ सकते हैं, तो आप पंडित भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं अपने आप को। ये तो एक तरह से ये वाली बात हो गई। तो मैं तो सिर्फ डीएनए की बात कर रही थी कि डीएनए वहां से निकला, हम अंग्रेजों की गोद से निकल के अंग्रेजों की ही गोद में आए। ठीक है, और तभी लोग कहते थे कि अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजियत छोड़ गए। वो अंग्रेजियत नेहरू जी में पूरी तरह थी। नेहरू जी को मैंने कभी हिंदू या हिंदी हिंदी में अगर कहीं बोलते देखा तो बहुत आश्चर्यजनक लगा। अरे तो वो उन्होंने तो उस कहा कि बाय डिफॉल्ट हिंदू हैं वो। हाँ, हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं क्रिएट किया, उन्होंने इंडिया क्रिएट किया था।
और इंडिया के हिसाब से ही उन्होंने जो है वो एक कहते हैं ना नींव रखी इस देश की 47 में। उस तरह से ये चला। अब ये बताए, अब देखिए ये सब लोग भारत में क्यों नहीं पढ़े? इनका पूरा खानदान भारत में नहीं पढ़ा। मैं सिर्फ इस खानदान की बात इसलिए कर रही हूँ कि तब इन्हीं का खानदान था जो चला रहा था। वो कैसे भी साम दाम दंड भेद करके चला रहा था। वरना स्वतंत्रता पे आएंगे तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी कि जिन लोगों ने रियल में अपना सर्वोच्च बलिदान किया उनके परिवार कहाँ गए। क्या उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए था? उनको पेंशन तक नहीं मिली, वो भूखे, और कहते हैं कि रोटियां तक जिनकी माओ को नहीं मिली। आज सब भगत सिंह की फोटो लगा के कहते हैं भगत सिंह की माओ को रोटियां नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली, इसका किसी को दोषी क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं बताते? आज कम से कम ये तो कहे कि भाई क्यों, किस सरकार ने नहीं दी, किसकी सत्ता थी? लक्ष्मीबाई के परिवार को क्यों नहीं मिली? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह के षड्यंत्र किए देश के अंदर से हिंदुत्व मिटाने के लिए, भारतीयता मिटाने के लिए, जिन्होंने संस्कार मटिया मेट किए, वो तो अंग्रेजों से भी ज्यादा हमारे लिए नासूर बने ना, भारत की संस्कृति के लिए तो नासूर बने। उस पार्टी के जब जो कहते हैं कि प्रथम खानदान, उसके जब चश्मो चिराग इस पीढ़ी तक आते हैं, वो अपना रियल सरनेम तक नहीं लगा पाता जो आदमी। देखिए हम लोग घर में सर्वेंट रखते हैं तो उनका वेरिफिकेशन होता है, उसमें वेरिफिकेशन में उनके गांव तक का पता लगाते हैं कि गांव का आपका ओरिजिनल घर कहाँ है। 6-7 पेजेस का फॉर्म है पुलिस का, जिसमें बहुत कुछ भरा जाता है। क्या राहुल गांधी ने आज तक अपना वेरिफिकेशन देश के सामने रखा है कि ये है कौन, ये कहाँ से आए हैं, इनका क्या मतलब, क्या योगदान है इस देश के लिए, इनके पूरे खानदान का क्या योगदान है इस देश के लिए? जिस तरह से आप आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस अगर ना होती तो देखिए जो राष्ट्र निर्माण की जो एक स्पिरिट है वो लोगों में से मर जाती। वो बनी रही, वो इसीलिए बनी रही क्योंकि वो अंडरग्राउंड अपना काम करते रहे। उनको चुन चुन के इन्होंने सताया है, और निश्चित। उतना सताए जाने के बावजूद भी, इमरजेंसी में लीजिए और इमरजेंसी के अलावा भी बहुत सताए गए हैं आरएसएस के स्वयंसेवक, और सबने बहुत बहुत योगदान दिया, अपने जीवन का भी दान किया है। निश्चित। उसके बाद ये लोग आए हैं, और किस तरह का जीवन है सबको पता है, प्रचारकों का जीवन कितना कठिन और कठोर होता है। उसके बावजूद ये एक कहते हैं राष्ट्र की अपनी एक चेतना, उसको जागृति रखने के लिए तो किया ना। किस लिए बिल्कुल। किया? बिल्कुल क्यों एक लड़के ने ये नहीं सोचा कि मैं विवाह करूं और बच्चे करूं और परिवार चलाऊं? सही बात। हर कोई सोच सकता है ना ये चीज, लेकिन वो एक अद्भुत अकल्पनीय एक निश्चित। स्पिरिट होती होगी। कितनी बिल्कुल। महान होते होंगे वो लोग जो इस तरह कर पाते हैं। आज उन लोगों को जब ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आरएसएस को ऐसा संगठन वैसा संगठन बताते हैं, मुझे पहली बात तो इनकी सोच पे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि ये देश के साथ हैं भी कि नहीं है। ये तो देश विरोधी बातें कर रहे हैं। मैं नहीं मतलब नहीं, मैं कंफ्यूज मत कॉमनली होइए। सोचती हूँ उसको। कंफ्यूज नहीं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। ये देश विरोधी हैं। ये देश के नहीं हैं। इनका डीएनए हूं का डीएनए है। इनका डीएनए भारत का नहीं है। ये भारत तेरे टुकड़े करने वालों के साथ हैं, जो भारतीयता को जीते हैं और शुरू से जीते हैं, अपने स्थापना के समय से जीते हैं। ये उनके लोग नहीं हैं। ये उनसे नफरत करते हैं। ये भारत से नफरत करते हैं। और हाँ 2014 को मैं क्यों सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसी राष्ट्रवादी संस्था, सांस्कृतिक संस्था, उसके राष्ट्र निर्माण के योगदान को लाल किले से बताते हैं। शताई होता है जब आरएसएस परिवार और आरएसएस, तो प्रधानमंत्री मंच पर नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री के बारे में एक चीज मैं बताऊं, मैं उनके बगल में मैं बैठता हूं ना, उनके कमरे में कभी मैंने कभी उनको 5 फीट के नजदीक से देखा भी नहीं है, 10 फीट के नजदीक से देखा भी नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, प्रधानमंत्री ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी उत्तर प्रदेश में, इन्वेस्ट यूपी में। प्रधानमंत्री मंच पे थे, तमाम उद्योगपति मंच पे थे, बाहर सामने भी बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री ने एक बात कही, इस देश में बिरला भवन में रहते हुए भी, दर्शक जोड़ लें, इस देश में बिरला भवन में रहते हुए भी, तमाम उद्योगपतियों का सहयोग लेते हुए भी, वर्तमान राजनीति में भी हर तरह के सहयोग और बंद कमरों में बैठ के उद्योगपतियों से मिलते हुए भी लोग फोटो नहीं खिंचाते। मैं वो व्यक्ति हूँ जो देश के योगदान करने वाले व्यक्तियों के साथ, हमारे उद्यमियों के साथ फोटो भी खिंचाता हूँ, उसे खुद जाहिर भी करता हूँ। जिसे जो कहना हो वो कह ले। प्रधानमंत्री भारत में अपने घर में नवरात्र मनाते हैं, उपवास रखते हैं,
संघ एक राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रवादी संगठन, जब वो शतायु होता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से संघ के योगदान को धन्यवाद करते हैं। ये है नया भारत, जहां शतायु हुआ एक संगठन जनजेट के रूप में जेएनयू में पथ संचलन कर रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव जीत रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव जीत रहा है, सड़कों पर राष्ट्र प्रथम की भावना से जी रहा है, सोशल मीडिया पर राष्ट्र प्रथम भावना का उद्गार कर रहा है। नेपाल होगा भारत में, इससे राहुल गांधी को बता रहा है कि नहीं होगा, बांग्लादेश होगा, नहीं होगा। अरब स्प्रिंग निकल गए, जेल में हैं, सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं। तो ये तमाम परिवर्तन आरएसएस ने जमीन पर रहते हुए किया है और मुझे नहीं लगता कि ऐसे योगदान को दोबारा कभी देखना भारत में सफल होगा या संभव हो सकता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआती काल है जो आरएसएस ने बीज बोया था। अब पहले मौसम का पहला फल 2014 से आ रहा है। क्यों? भले आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन हो, लेकिन भारत में जो हमने डेमोक्रेटिक पैटर्न ज्योति जी अपनाया है, उसमें 5-5 साल की मियाद की सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता नहीं थी 65 साल में, आप गर्त में जा रहे थे सांस्कृतिक रूप से। कोई मुझे ये ना बताए कि पुल पुलिया और कॉलेज और अस्पताल बनवा दिए, सिर्फ उतना नहीं था, शौचालय तो बनवा नहीं पाए और बात करते हो दुनिया भर की। धुआं रहित चूल्हा तो दे नहीं पाए और बात करते हो दुनिया भर की। भारत का नाम, भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति के अलावा कुछ है नहीं, उसको तुमने नफरत के लायक बना दिया। यही योगदान है तुम्हारा। तुम्हारा डीएनए विदेशी है, कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, इसलिए तुम भारत के नहीं हो। यही तुम्हारा प्रारब्ध है। ज्योति जी, मुझे लगता है कि हमने जो बात कही दर्शकों को, अगर दर्शकों आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो जरा इसे आगे बढ़ाइएगा और बुनिए बुनिए। और नहीं, कोई पसंद आएगी, लोगों को पसंद आएगी। और अब कल से लोग ये कहेंगे कि हमारी माँ के नाम का सिक्का चलता है, क्या बात, भारत माँ क्या का। बात, क्या बात है। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजयादशमी के दिन आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला, राष्ट्र पर थोड़ी सी चर्चा हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और ज्योति जी दोनों को आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार। जय जय श्री राम।